वेलकम टू मेंटोरा क्लासेस। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी के साथ हम एक लेके आए हैं साइकोलॉजी का PYQ, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक लेंगे वृद्धि और विकास। इस PYQ के अंदर ये खासियत है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उन सबको हमने इसमें इंक्लूड किया। उसमें एग्ज़ाम लिया हमने CTET का और रीट का एंड UP टेट एंड जहाँ पे भी टेट के हिंदी बेल्ट के अंदर जितने भी साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको लिया हमने, और फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड को भी इंक्लूड किया। सबसे पहला टॉपिक लिया हमने वृद्धि और विकास। ऐसे ही 15 टॉपिक हमने टोटल लिए हैं। आज हम कितने कर पाएंगे वो देखते हैं। बाकी हमने टोटल 15 टॉपिकों के क्वेश्चंस सेट बनाया। पहला क्वेश्चन है, विकास का सिरा पदाभिमुख यानी सिफिलोकोडल का दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है। ऑप्शंस देख लेते हैं कि सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहर क्षेत्रों की ओर और भिन्न से एकीकृत की ओर। तो ये देखो, ग्रामीण क्षेत्रों से तो कोई मतलब नहीं है, भिन्न से भी एकीकृत से भी कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर जाएगा वो बी आंसर है कि सिर है उससे पैरों की ओर, सिफिलोकोडल है उसमें यही आता है कि सिर से पैरों की ओर विकास होता है बच्चे का। इसका मतलब ये होता है कि सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है, इसलिए हमने आंसर क्या लिया, बी। मैं इसका आंसर लगा लेता हूँ बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से स्थूलगामक कौशल विकास का उदाहरण है। हमें पूछा है कि ग्रॉस मोटर, दो होते हैं कि एक फाइन मोटर होता है और एक ग्रॉस मोटर। हमें क्या पूछा है, ग्रॉस मोटर का मतलब है कि बड़ा काम होता है, जो हमें हमारी मांसपेशियां बड़ी काम आएगी उसको बोलेंगे ग्रॉस मोटर। अगर छोटी छोटी मांसपेशियां काम आती तो हम बोलते हैं उसको फाइन मोटर। तो इसमें पूछा ग्रॉस मोटर। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया। एक कागज़ पर वृत्त की रूपरेखा बनाना, ये छोटा काम है, मतलब कागज़ के एक बड़े टुकड़े को कैंची से काटना, ये भी अलग काम है, मतलब इसमें फाइन काम आ रहा है, फाइन मोटर काम आएगी। फुटबॉल को लात मारना, ये बहुत मतलब इसमें पाँव काम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पैरों से काम हो रहा है। तो ये क्या आएगा, इसका आंसर तो यही आना चाहिए। चौथा है कि सुई में धागा पिरोना या डालना। तो इसका मतलब हुआ कि ये 3 है, A, B और D। ये तो फाइन मोटर के एग्जाम्पल है, अपने पूछा था ग्रॉस मोटर का। इसका आंसर आएगा C। आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया, अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसमें क्या पूछा, हमें पूछा है कि विकास कभी ना समाप्त होने पर। इसका मतलब है कि निरंतरता का सिद्धांत होता है, ये निरंतर रहने की बात कर रहा है, क्योंकि निरंतरता का सिद्धांत होता है कंटिन्यूस का। उसमें क्या होता है कि विकास होता है वो गर्भाधान से लेकर, यानी उसको हम बोलते हैं गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक विकास चलता रहता है। तो इसलिए हमें वो क्या कहते हैं, निरंतर चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसने कहा था। ऑप्शन दिया है स्किनर, स्टैनले हॉल, किलपैट्रिक और थॉर्नडाइक। हमें पूछा है कि ये किसने कहा था कि बड़े संघर्ष, यानी किसकी बात कर रहा है, किशोरावस्था की। ऐसा किसने कहा था किशोरावस्था के बारे में कि बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो जैसे ही ये बात करी जाए, तनाव, तूफान और संघर्ष की बात किशोरावस्था को बोले, तो इसका आंसर क्या जाएगा, स्टैनले हॉल। बी आंसर इसका जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। उसने बोला कि भाषा के अर्जन के लिए और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ये भाषा की बात करें तो ये कौन सा जाएगा। इसने पहले ऑप्शन देखते हैं, प्रसव टू पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवधि, और प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड,
मध्य बाल्यकाल, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जब भाषा के अर्जन की बात करें तो बच्चा सबसे छोटी उम्र में होता है, प्रारंभिक अवस्था 2 से 6 वर्ष, तो उस समय ये ज़्यादा सीखता है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? बी। इसका आंसर बी जाएगा। इसमें क्या होता है कि बच्चा इस समय यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर बच्चा क्या होता है, भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता है। इसने कहा ना, संवेदनशील होता है, और इसमें कम समय में बच्चे तेजी से बहुत सीखते हैं, इसलिए इसको हम आंसर मानेंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे 6 नंबर पे। बोला कि खिलौनों की आयु यानी टॉय एज कहा जाता है। टॉय एज किसको कहते हैं? ऑप्शन दिया इन्होंने, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था और ये सभी। इसमें आंसर अब क्या आएगा? यानी जब टॉय एज की बात करें तो टॉय एज किसको कहेंगे? अब जैसे 2 से 6 वर्ष का बच्चा होगा उसको हम क्या बोले, वो एज होगी, वो कौन सी एज कहलाएगी? टॉय एज कहलाएगी। इसका मतलब होगा खिलौना की एज बात करें तो होगी 2 से 6 वर्ष की बात करें, तो इसमें टॉय एज पूछा था, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए आंसर आएगा, जो कि पूर्व बाल्यावस्था। इसमें 2 से 6 वर्ष का बच्चा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। और ये बोला टॉय एज। अगर बोले जाए कि प्ले एज की बात करें तो प्ले एज किसको कहला जाएगा? उत्तर बाल्यावस्था, जो कि अभी ऑप्शन बी में दे रखा है उत्तर बाल्यावस्था। इसको तो कहेंगे प्ले एज और इसको कहेंगे टॉय एज, और हमारा ऑप्शन पूछा क्या है? टॉय एज, तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बाल विकास में संवेदनशील अवधि यानी सेंसिटिव पीरियड का क्या अर्थ है? वह काल जिसमें केवल शारीरिक विकास होता है। अब जैसे केवल बोला, केवल शारीरिक विकास, तो यहाँ से वैसे भी कट किया जा सकता है आंसर। वह विशिष्ट काल जिसमें बच्चे विशिष्ट क्षमताओं के लिए ग्रहणशील होते हैं। वह काल जब विकास रुक जाता है, तो ये रुक जाने की तो बात ही नहीं होती, विकास कभी रुकता नहीं है, दूसरी भी कट जाएगा। और गर्भाधान का समय, क्या बोला है कि संवेदनशील अवधि की बात करें तो संवेदनशील अवधि के का क्या अर्थ होता? तो इसका आंसर क्या जाएगा कि विशिष्ट काल होता है, उसमें क्या होता है जब वातावरण का प्रभाव बच्चे पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उस समय इसको आंसर मानेंगे बी, कि विशिष्ट समय, विशिष्ट काल जिसमें बच्चे विशिष्ट क्षमताओं के लिए ग्रहणशील होते हैं, यानी कि वातावरण से प्रभावित होते हैं, और ये किसी भी भाषा कौशल को सीखने का समय ये रहता है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? बी। आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें कहा है कि विकास सामान्यता डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास सामान्यता, अब ये आंसर सिंपल क्वेश्चन है, इसको वैसे इन्होंने क्या, जटिल से सरल कभी नहीं हो सकता, जटिल से सरल नहीं होता, विशिष्ट सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट, इसका आंसर ये जाएगा। साधारण से आसान नहीं होता है, इसका आंसर क्या जाएगा? सी। ये सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। इसमें कहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ऑप्शन दिया कि विकास के कुछ पहलू आवश्यक आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बच्चा टेब्यूला रसा यानी कोरी स्लेट पैदा होता है, मतलब बच्चा होता है वो कोरी स्लेट पैदा होता है। पर्यावरण की केवल विकास को निर्धारित करता है, आनुवंशिकता ही केवल विकास को निर्धारित करती है। इसमें हमें पूछा था कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन है वो जो सही है या सेटिस्फाई करता है। तो इसमें ऑप्शन पहला दिया कि विकास के कुछ पहलू होते हैं जो आनुवंशिकता और पर्यावरण के से अधिक प्रभावित होते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा? अब हमने ये पढ़ा भी है, उसमें जब मैराथन क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि डेवलपमेंट होता है वो किसके समान होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के मल्टीप्लाई में होता है। तो ये हमने पढ़ा था, ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? विकास मतलब पर्यावरण के लिए और आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी, इन दोनों के मल्टीप्लाई में होगा, तो इसलिए आंसर इसका जाएगा। इसकी अंतर क्रिया होती है दोनों की, पर्यावरण की और आनुवंशिकता की, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसने कहा है कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। ऑप्शन में दिया विकास जीवन पर्यंत होता है,
विकास परिवर्तनीय होता है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में से प्रभावित नहीं करता है। इसने सिद्धांत नहीं पूछा है ना, ये याद जरूर रखना, क्योंकि नहीं पूछने से ये तो विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही है। विकास परिवर्तनीय होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास हमने देखा है कि विकास में परिवर्तन होता रहता है, उसी को तो विकास बोलेंगे। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से, ये भी हमने देखा, अभी देखा वुडवर्थ का कथन। और विकास सार्वभौमिक तो होता है लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ में से प्रभावित नहीं करता, ये गलत है, क्योंकि मतलब ये नहीं पूछा था तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, क्योंकि ये गलत मतलब बच्चा होता है वो सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित होता है, और ये किसने बताया था? वाइगोत्स्की ने। इसलिए इसका आंसर तो ये मतलब प्रभावित नहीं होता है, इसलिए इसका गलत हो रहा है। अगर बोला होता कि प्रभावित होता है तो सही हो जाता, लेकिन अभी हमारा आंसर क्या जाएगा? डी। नेक्स्ट, मानव विकास का प्रारंभ होता है। ये पूछा कि मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। आंसर बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर बी जाएगा, क्योंकि हमें पढ़ा हुआ है कई बार कि विकास होता है वो गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। आगे आया कि गैंग एज या टोली एज आयु की किस अवस्था को कहते हैं, यानी गैंग एज किसको बोलेंगे? ऑप्शन दिया शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब हम बात करें कि गैंग अवस्था, ये गैंग अवस्था कौन सी होती है? 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है, उसको वो टोली में रहना पसंद करता है, बच्चों के सामूहिक समवयस्क बच्चे होते हैं उसके साथ में रहेगा, और इसे ही हम क्या कहेंगे? गैंग अवस्था या टोली अवस्था, टोली एज। तो इसलिए हम इसको, ये कौन सी होगी? लेटर चाइल्डहुड। इसका आंसर आएगा बी। और अगर किशोरावस्था में कहा जाए तो उसमें इसमें क्या होगा? बच्चा सक्रिय होता है, सक्रिय टोली में रहता है, फ्रेंड्स बनाता है और सक्रिय फ्रेंड बनाता है, एक्टिव। तो इस सक्रिय अवस्था में रहता है, और इसमें होता है वो टोली ग्रुप में रहता है, समवयस्क बच्चों में रहता है, समान अपनी एज के बच्चों में रहता है, इसलिए इसको टोली एज बोलते हैं। तो ये कौन सा आंसर आएगा? लेटर चाइल्डहुड। इसका आंसर आएगा बी। समीप दूराभिमुख यानी प्रॉक्सिमो डिजिटल क्या बोलते हैं? सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। प्रॉक्सिमो डिजिटल के सिद्धांत के अनुसार विकास होता है सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाह्य परिधि की ओर, सरल से जटिल की ओर, और पैर से सिर की ओर बताया। तो इसका आंसर हमने मतलब पूछा जाए कि प्रॉक्सिमो डिजिटल की सिद्धांत की बात करें तो विकास कैसा होगा? कि प्रॉक्सिमो मतलब डिजिटल की बात करें तो शरीर में केंद्र से बाह्य की ओर, इसमें कहाँ ऑप्शन है? केंद्र से बाह्य। इसका आंसर बी जाएगा। इसका आंसर बी जाएगा कि पहले केंद्र में विकास होगा फिर बाह्य परिधि की ओर जाता है। ये केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, जैसे पहले धड़ बनेगा और फिर भुजाओं या अंगुलियों का होगा, तो इसलिए बाहरी विकास होता है, इसलिए इसका आंसर जाएगा बी। 14 नंबर देखते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता और आनुवांशिकता। इसने बोला क्या है कि शारीरिक वृद्धि है और विकास को, दोनों को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या है? पहले ऑप्शन तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता और आनुवांशिकता। इसका आंसर आएगा बी, ग्रोथ, या बोले जाए तो अभिवृद्धि। शारीरिक परिवर्तनों जैसे लंबाई, भार, ये सब कुछ बढ़ना, ये क्या होता है? अभिवृद्धि कहलाता है। और ये जो भी ये क्या होती है? मात्रात्मक भी होती है, हमने ये पढ़ रखा है, ग्रोथ। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विकास और विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल यानी यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ किसने कहा? कि ऑप्शन में क्या दिया इन्होंने कि कॉल एंड ब्रूस, स्किनर, फ्रॉयड एंड स्टैनले हॉल। ऑप्शन हमें पूछा क्या था कि जीवन काल का अनोखा काल किस व्यक्ति ने कहा है ना, तो इसका आंसर सीधा सा है कि कॉल और ब्रूस ने क्या बोला था कि जीवन का अनोखा काल, इस बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल का था, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि विकास के कई पहलू होते हैं, उसने कहा था कि और माता पिता इसे समझना में बहुत कठिनाई आती, इसलिए इसको क्या कहा था? अनोखा काल का था। इसलिए आंसर आएगा ए। सेकंड क्वेश्चन,
शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यानी आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग है। ये कथन किसका है? ऑप्शन वाटसन, वैलेंटाइन, क्रो एंड क्रो एंड हार्लॉक। इसमें ऑप्शन वाटसन, वैलेंटाइन, क्रो एंड क्रो, मतलब पूछा क्या है कि शैशवावस्था सीखने का यानी आदर्श काल है। तो सीखने के जब आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग की बात करें तो इसका सीधा सा आंसर है कि वैलेंटाइन। वैलेंटाइन बताते हैं कि शैशवावस्था को सीखने का सबसे आदर्श काल भी बोलते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इस समय बच्चा होता है वो बहुत तेज़ी से सीखता है, बहुत तेज़ी से सीखता है और उसका मस्तिष्क होता है वो ग्रहणशील होता है। इसलिए उसने वैलेंटाइन ने क्या बोला कि ये शैशवावस्था होती है जो कि क्या होती है? आदर्श काल होती है। तो ये आंसर आएगा बी। ये खिलौना एज है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम। बाल्यावस्था या मिथ्या परिपक्वता का काल है, यानी स्यूडो मैच्योरिटी। मिथ्या परिपक्वता का काल किसको कहा गया? रॉस, किलपैट्रिक, पियाजे और ब्रूनर। किसने बोला था कि ये मिथ्या परिपक्वता का काल है? तो इसका आंसर सीधा सा है कि रॉस ने कहा था। कि रॉस ने क्या कहा कि जो 6 से 12 वर्ष यानी ये उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों क्या करते हैं? जैसे कि बड़ों जैसा व्यवहार करेंगे। तो इसलिए उसको क्या लगता है? स्यूडो मैच्योरिटी। बच्चों को लगता है कि हम बड़े हो गए। मैंने इसमें मैराथन में ये पढ़ाया था कि बच्चा क्या करता है? अपने पापा की नकल करने की कोशिश करता है। जैसे पापा मान लो ऑफिस जा रहे हैं तो उसमें वो क्या करता है? बच्चा भी वास ऐसा ही बैग उठाता है और ऐसी नकल करता है। इसका मतलब होता है कि उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है कि मिथ्या परिपक्वता का काल है। ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था। इसका आंसर लगा लेते हैं ए। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, या अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था। जो कि कह रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। हम जब विशेषता नहीं पूछे तो इसमें हुआ, वैसे ये पेपर आया था रीट के अंदर। जब रीट ने उन्होंने माना है कि खेलने की अवस्था है ना वो, वैसे बात करी जाए पूर्व बाल्यावस्था तो पूर्व बाल्यावस्था में टाइम पीरियड होता है वो बच्चे का क्या होता है। और इसने पूछा खेलने की अवस्था, प्ले एज हमने अभी देखा था कि किशोरावस्था की होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? डी, क्योंकि नहीं पूछा है ना। दल और समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था में होती है, अर्ली चाइल्डहुड हमने अभी देखा था। अनुकरण करते हैं बच्चे, बिल्कुल सही बात है। और प्रश्न करने की अवस्था होती है वो भी होती है। तो इसलिए ये तीनों तो सही है, लेकिन डी है वो गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? डी। और इसने आरपीएससी ने मतलब रीट में भी इसका आंसर डी ही माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन ए दिया इन्होंने स्किनर, क्रो एंड क्रो, एडलर एंड गैसल। तो इसका आंसर क्या जाएगा कि 20वीं शताब्दी के अंदर बालक की शताब्दी कहा था, वो किसने कहा था? तो ये बताया था क्रो एंड क्रो ने। क्योंकि 20वीं शताब्दी में बालकों के विकास और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से, इसलिए इस शताब्दी को क्या बोला था? 20वीं शताब्दी को कि बालकों की शताब्दी है। ये आंसर आएगा बी। किस अवस्था में बालक में जीववाद यानी एनिमिज्म की विशेषता पाई जाती है? पहला ऑप्शन दिया है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसका आंसर क्या जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था, जिसमें क्या होता है? जीववाद को देखते हैं। तो जीववाद में क्या होता है कि इसमें पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि पूर्व सक्रिय अवस्था होती है, उसमें क्या होता है? बच्चा 2 से 7 वर्ष का बच्चा जब होता है तब ये क्या करता है? निर्जीव वस्तुओं को, जैसे कि मान लो उसकी गुड़िया है या कुर्सी, जैसे कुछ भी निर्जीव वस्तु है उनको क्या मानने लग जाता है? सजीव समझता है। जैसे क्या हमने एग्जाम्पल भी लिया था हमने कि बच्चे के मान लो लग गई, कुर्सी से नीचे गिर गया और बच्चे लग गई, रोने लग गया। जैसे ही बच्चे की माँ ने कुर्सी को मारना लगा
तो बच्चा शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को लगता है कि उस कुर्सी को पीट लिया, इसलिए वो बच्चा शांत होता है। तो इसलिए हम जीववाद माना जाता है। इसका आंसर क्या माना जाएगा? बी। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की भावना किस अवस्था में जागृत होती है? जब हीरो वर्शिप की बात करें तो ये बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तब मानी जाती है। ऑप्शन में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और शैशवावस्था। आंसर सिंपल चाहे, आंसर जाएगा बी। किशोरावस्था में जब बच्चा होता है तो वो किसी भी आदर्श व्यक्ति जैसे खिलाड़ी है, अभिनेता है, उन सबको क्या मानने लगता है वो, कि उनको लगता है कि ये हमारे क्या हीरो है, और उनकी भावना मतलब वो क्या करता है, उनके आदर्शों को ग्रहण करता है और उनके जैसे बनने की कोशिश करता है। इसलिए किशोरावस्था को हम मानेंगे कि वो हीरो वर्शिप अवस्था होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि होती है जो कि यौवनारंभ प्यूबर्टी या एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? इसमें 6 से 9 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 13 से 16 वर्ष और 17 से 19 वर्ष। प्यूबर्टी की जब बात करी जाए तो वैसे डिपेंड करता है, लड़कियों में और लड़कों में दोनों में प्यूबर्टी पीरियड होगा वो अलग अलग होता है। लड़कियों में बात करें अभी हम डिपेंड करेगा, लेकिन हमें इसका आंसर जनरल पूछा जाए तो क्या करना है? 10 से 12 वर्ष की एज। इसका आंसर आएगा बी। क्योंकि किशोरावस्था में किसी आदर्श मतलब होता ही कि अभी मैंने क्या बोला कि यौवनावस्था की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने कहा कि 10 से 12 वर्ष की अवस्था होगी, वो पीरियड कैसा होगा? प्यूबर्टी पीरियड। इसलिए हमने इसको माना कि प्यूबर्टी एज होगी जो कि 10 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वें का इरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था की मुख्य विशेषता या संकट हैं। इरिक्सन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये ऑप्शन दिया कि विश्वास बनाम अविश्वास, परेशान बनाम भ्रांति, पल बनाम दोष। ये बनाम का मतलब है वर्सेज, परिश्रम बनाम हीनता। तो अब आंसर में क्या इरिक्सन के अनुसार बोल रहा है किशोरावस्था की मुख्य विशेषता या संकट का क्या है? तो ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट रहती है, क्राइसिस किसकी पहचान की। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी। क्योंकि इसमें होता है कि बच्चा अपने आप में क्या समझता है कि मैं कौन हूँ, क्या है, ये हमने पहले देखा हुआ है। तो इसलिए उसका आंसर पहचान बनाम भ्रांति। तो इसका आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगमंड फ्रॉइड ने किस अवस्था में लड़कों में ओडिपस ग्रंथि और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि के विकास की बात करी है? ये हमारे मैराथन क्लास में ये रह गया था क्वेश्चन, तो इस वजह से हमने क्वेश्चन में ले आए। क्या बोला कि ओडिपस ग्रंथि और लड़कियों में क्या होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। इसमें क्या होता है? ये किसने बात कौन कर रही है? सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि ये घटना जो होती है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों में होती है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों में। इसमें क्या होता है कि जो लड़का होता है वो, इसमें लड़के में क्या होती है? ओडिपस ग्लैंड होती है और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्लैंड। इसकी वजह से लड़का अपनी माता के प्रति और लड़की अपने पिता के प्रति प्यार मतलब प्रेम का भाव ज़्यादा रहता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा कि शेषवावस्था में, क्योंकि ये 3 से 6 वर्ष की बात करें तो ये शेषवावस्था होती है। तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल, ये किसने कहा था? किशोरावस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। तो इसका आंसर सिंपल है, सीधा सा जाएगा ए। किलपैट्रिक ने इसमें कहा कि ये बच्चों के सबसे जीवन काल का सबसे कठिन काल है, क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक विकास होता है ना, वो सबसे ज़्यादा तेज होता है और समायोजन करना मुश्किल है, नहीं मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसमें इस काल को कठिन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है? ऑब्जेक्ट परमानेंस गुण है वो पियाजे ने किस अवस्था से संबंधित बताया? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मकता और मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मकता। इसका आंसर आएगा संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर। इसमें क्या होता है? मतलब लगभग ऐसे मान लो कि 18 से 24 महीने तक, यानी लगभग 1.5 साल से 2 साल तक
उसमें क्या होता है कि बच्चे को समझ आना लग जाता है कि मतलब कि अगर वस्तु आँखों से ओझल हो गई है, जैसे मान लो ये इसमें तो क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि बच्चा समझता है कि वस्तु आँखों से दिखना तो बंद हो गई, आँखों से दिखना तो बंद होगी, लेकिन वो वस्तु तो है। इसलिए उसको माना जाता है कि 1.5 वर्ष का बच्चा से लेकर 2 वर्ष का बच्चा जब तक होता है, जब माँ क्या करती है उसके खिलौने छिपा लेती है, लेकिन बच्चे को समझ में आ जाता है कि खिलौना छिपाया है ना कि गायब भी हो गया, तो इसलिए उसमें इस समझ में आ जाता है। तो इसमें क्या बोला है कि संवेदी गामक अवस्था होती है, उस गुण को माना था पियाजे ने। इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक वृद्धि की दर, रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ किस अवस्था में सर्वाधिक तीव्र होती है। जब ग्रोथ की बात करें, शारीरिक वृद्धि की ग्रोथ की बात करें तो किस अवस्था में तीव्र होती है। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था। इसमें सबसे ज़्यादा तीव्र की बात करें तो शैशवावस्था में होती है। शैशवावस्था के अंदर क्या होती है, वृद्धि बहुत तेज़ होती है। इसमें मतलब आगे के जो स्टार्टिंग के 2 वर्ष है, इसमें बच्चे के अंदर जो शारीरिक वृद्धि होगी वो सबसे तेज़ होती है। इसके बाद में कहाँ आएगी, किशोरावस्था में। जब किशोरावस्था में बच्चा आएगा तब भी गति सर्वाधिक होगी, लेकिन शैशवावस्था से थोड़ी सी कमी होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा बच्चे में वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी शारीरिक, तो वो कहाँ होगी, शैशवावस्था में। इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट टॉपिक है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन है हमारा कि नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार कितने ग्राम होता है। छोटे बच्चे के भार की बात करें तो उसमें कितना होगा, 350 किलो, मतलब 50 ग्राम। ये तो सीधा सा आंसर है, इसका आंसर जाएगा 350 ग्राम। जब बड़ा हो जाएगा और वयस्क की बात करें, ये नवजात की बात करें तब तो इतना होगा, लेकिन अगर वयस्क की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 1200 से 1400 ग्राम। लेकिन अभी ये छोटा बच्चे की बात करें तो हमें 350 ग्राम ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 वर्ष की उम्र तक बालक के मस्तिष्क का विकास लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। जब 6 वर्ष का बच्चा होगा तब जो मानव के मस्तिष्क का यानी बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है वो कितने परसेंटेज हो जाता है। ऑप्शन में 50, 70, 90 एंड 100। तो इसका 90% संभावना, मतलब बच्चे का विकास हो जाता है मस्तिष्क के। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, मतलब क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक, कि बच्चे के जब 6 वर्ष की आयु होती है उसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर 90% विकास पूर्ण हो जाता है। इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। छोटे बच्चों के अंदर हड्डियों की संख्या की बात करें तो इसमें 270 से 300 के बीच में हड्डियां पाई जाती है। जब छोटे बच्चों की हड्डियों की बात करें तो कितनी होगी, 270 से 300 के बीच में। क्यों इस टाइम इतनी हड्डियां क्यों होती है, और बाकी आगे मतलब जब वयस्क होगा जब तो 206 ही बचेगी, लेकिन अभी जब बच्चा छोटा सा है तब 270 से 300 हड्डियां पड़ती है, क्योंकि हड्डियां होती है वो कोमल होती है और ये सारी जुड़ेगी और जुड़ के बनेगी 206 हड्डियां। तो इसका आंसर आंसर क्या आएगा, 270 से लेके 300 तक। नेक्स्ट, दूध के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दूध के दांतों की संख्या बोले या अस्थायी दांतों की संख्या बोले तो 20 होती है। इसका आंसर सीधा सा है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में हृदय की धड़कन प्रति मिनट लगभग कितनी होती है। यानी कब की बात कर रहा है, शैशवावस्था में। जब शैशवावस्था में बात करें तो हृदय की धड़कन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी 140 बीट पर मिनट के आसपास में होती है। तो इसमें ऑप्शन है सी ऑप्शन दिया है कि 140 बार यानी 140 बीट पर मिनट होती है। और 72 होती है, ये कब होती है, ये भी ऑप्शन में होता है। तो इसका आंसर होता है वयस्क अवस्था की बात करता तो आंसर आता। अभी तो उन्होंने पूछा है कि शैशवावस्था में छोटे बच्चे की बात करें तो 140 बार बोला है या 140 बीट पर मिनट की बात करें तो इसका आंसर आएगा सी। और वयस्क की बात करते तो आता 72। इसका आंसर आएगा सी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। जब शारीरिक क्षेत्र का विकास बोले तो नर्वस सिस्टम, मांसपेशियों की वृद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां और ये सभी
जब शारीरिक विकास की बात करें तो इसमें सारे आएंगे कि उसमें नर्व सिस्टम भी विकास होता है, मांसपेशियों का भी विकास होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड से या अंतःस्रावी ग्रंथियां उनका भी विकास होता है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? डी, क्योंकि सब इनका सबका विकास होता है वो शारीरिक विकास के अंदर ही आता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है जो शारीरिक विकास को नियंत्रित करती है? मतलब किस ग्रंथि को कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं? ये तो बहुत हमने पहले से ही रटा हुआ क्वेश्चन आंसर है कि पीयूष ग्रंथि होता है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, और जो कि क्या करता है? शारीरिक विकास को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग कितनी होती है? जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो उस समय बच्चे की लंबाई की बात करें तो ये कितना होगा? 20 इंच या लगभग से 50 से 51 सेंटीमीटर, तो इतनी इसकी हाइट मतलब लंबाई होगी बच्चे की। इसका आंसर आएगा बी। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष में शारीरिक विकास की गति कैसी होती है? जब बच्चा 6 से 12 वर्ष का होगा तो उसमें शारीरिक विकास की वृद्धि होगी या गति होगी, वो कैसी होगी? बहुत तेज, धीमी या स्थिर, रुक जाती है और अनियंत्रित। जब हम बच्चे की बात करते हैं बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था की बात करें तो ये उसमें क्या होता है कि वृद्धि होती है वो बहुत धीमी हो जाती है और स्थिर हो जाती है। ऐसा लगता है कि बच्चे की वृद्धि रुक गई है, लेकिन जब बच्चा अब किशोरावस्था में जैसे ही जाएगा तो वापस से क्या हो जाएगा? उसकी वृद्धि होती है वो बढ़ जाती है। शिशुअवस्था में बहुत तेज होती है, हमने अभी देखा, लेकिन अभी हमने कह रहे हैं बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष। इससे पहले वृद्धि बहुत हो रही थी, जब तक बच्चा 2 से 6 वर्ष का था। 2 से 6 वर्ष में बच्चे बाल्यावस्था में, मतलब बोले तो शिशुअवस्था में, उसमें क्या होती है? वृद्धि बहुत होती है, तेज होती है, सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन उसके बाद में आता है उत्तर बाल्यावस्था। ये उत्तर बाल्यावस्था आता है 6 से 12 वर्ष होता है। इसके अंदर शारीरिक वृद्धि होती है, वो धीमी भी हो जाती है और स्थिर हो जाती है। और सबसे बाद में आता, उसके बाद में आता है किशोरावस्था, उसमें वापस क्या हो जाएगा? वृद्धि बढ़ने लग जाएगी। तो इसका आंसर अभी आएगा बी। और ये वैसे इसका बात पूछी जाए कि धीरे क्यों होती है, तो धीरे इसलिए होती है क्योंकि जैसे कि इसमें बोला ना कि धीमे और स्थिर हो जाती, इसलिए धीमे हो जाती है क्योंकि शरीर में मजबूती और मतलब आ सके, इस वजह से, यानी चारों तरफ से विकास हो सके, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं का सिर है उसके शरीर की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत, यानी बच्चों के जो शिशु है ना या नवजात शिशु है उसका सिर है वो कितना, उसके शरीर की लंबाई का कितने प्रतिशत होता है? इन्होंने ऑप्शन दिया 10%, 25, 50 और 20। तो इसका है ना ऑप्शन जाएगा बी है। इसका मतलब 25% आंसर आएगा कि 1/4 भाग होता है जो कि क्या होता है? लंबाई का शिशु के सिर होता है। क्योंकि जन्म के समय होता है ना, वो बच्चे का सिर शरीर की तुलना में बहुत बड़ा होता है। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। कौन से गुणसूत्र बच्चे के लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटरमिनेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं? केवल एक्स, केवल वाई, पिता का गुणसूत्र एक्स या वाई, माता का गुणसूत्र। देखो माता का गुणसूत्र का कोई वैल्यू, मतलब इसमें माता का गुणसूत्र निर्धारित नहीं करता है, तो पिता के गुणसूत्रों से निर्धारित होता है कि एक्स होगा तो लड़की और वाई होगा तो लड़का। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सीधा सा आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर पे कि बीज कोश की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म का नियम किसने दिया जो शारीरिक गुणों के हस्तांतरण से संबंधित हैं? किसने बताया कि बीज कोश की जब बात करें तो ये विजमैन ने दिया होता है। ये आंसर आएगा सी, विजमैन ने इसका आंसर है। मतलब क्या है? विजमैन ने क्या कहा था कि बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता है। ये जो बीज कोश है वो कभी नष्ट नहीं होता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कंटिन्यू करता है, इसलिए इसको बोला कि विजमैन का सिद्धांत किसने दिया था? विजमैन ने। इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है हमारा बालक का पहला दांत है वो सामान्यतः किस महीने में निकलता है? जो बच्चे में सबसे पहला दांत निकलता है वो किस महीने में निकलता है?
तो ये आंसर में इस ऑप्शन में दिया 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 1 महीने। इसका आंसर आएगा 6 महीने। 6 महीने का जब बच्चा होगा तो उसका पहला दांत निकलता है, और जो भी कहाँ निकलेगा, नीचे वाला जो नीचे का जो हिस्सा है लोअर सेंट्रल इंसाइजर, उसमें वो दांत निकलेगा। तो इसमें ये 6 आंसर आएगा, क्योंकि 6 महीने का बच्चा होगा तभी उसमें पहला दांत आता है। नेक्स्ट, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना किस हार्मोन के कारण होते हैं? बात करी जाए कि किशोरावस्था में, तो इसमें आंसर आएगा टेस्टोस्टेरोन। लड़कों में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछें आना, ये सब परिवर्तन किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन। और लड़कियों में होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की वजह से द्वितीयक गुण दिखाई देते हैं। तो इसका अभी आंसर क्या जाएगा, इसका बी। और लड़कियों का होता तो इसमें आता है एस्ट्रोजन, और लड़कों का पूछा इसलिए इसमें क्या जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। 15 नंबर, स्थूलगामक विकास यानी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पहले होता है, और सूक्ष्म यानी फाइन मोटर डेवलपमेंट बाद में होता है। ये शारीरिक विकास के किस नियम को दर्शाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया एकीकरण का नियम, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, निरंतरता का नियम, पारस्परिक संबंध का नियम। इसमें सिंपल सा आंसर है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना ही ये बोलते हैं कि स्थूलगामक का सबसे पहले विकास होगा, फिर बाद में होता है फाइन का। तो इसलिए सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास भी होता है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका आंसर आएगा बी।